और अब हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुनहरी रिएक्शन जिसका नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन। और नाम से पता लग रहा, एलिमिनेशन मतलब कि कुछ ना कुछ एलिमिनेट हो रहा है, कुछ ना कुछ निकल रहा है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन को। और नाम से पता लग रहा, एलिमिनेशन करना मतलब कि एलिमिनेट करना, किसी ना किसी चीज को बाहर निकालना। तो जब ये रिएक्शन होती है, जब कभी भी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, तो यहां से कुछ ना कुछ एलिमिनेट होता है। और वो क्या होता है? एक तो आपका निकलता है HX और एक आपका निकलता है H2O। HX का मतलब, X का मतलब, अरे सर याद है, X का मतलब वो नहीं जो जा चुकी है, X का मतलब हेलोजन, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पर X का मतलब हो गया आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब कि फिर कल बाहर आई। अब तुम जाके देखो कौन आया। ठीक है, ठीक है सर। तो एलिमिनेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जहां से एक छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, जैसे कि HX बाहर निकलता है, H2O पानी बाहर निकलता है। और जब ये छोटे मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं तो यहां पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब मैं आपको और अच्छे से बताता हूं। मैंने आपको बोला HX निकलेगा, HX। अब X कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने क्लोरीन ले लिया, जैसे मैंने क्लोरीन ले लिया। तो यहां पर जो ये निकल रहा है क्लोरीन, इसको बोलेंगे लिविंग ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? लिविंग ग्रुप। ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकल रहा है? एक्स निकल रहा है। एक्स का मतलब हेलोजन निकल रहा है, और हेलोजन को हमने क्या बोल दिया? लिविंग ग्रुप। क्या बोल दिया? लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप निकल रहा है। ठीक है। फिर यहां से पानी निकल रहा है, और पानी के माध्यम से यहां पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड जा रहा, नहीं जा रहा? बिल्कुल जा रहा। तो पानी निकल रहा मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्ड जा रहा है। और जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड गया, अब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा ताकि वैलेंसी मेंटेन रहे। हाइड्रोजन था अभी तक, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन था, पर हाइड्रोजन चला गया। अब वैलेंसी तो मेंटेन करनी पड़ेगी ना, तो डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। क्लियर हुआ? इसलिए मैंने आपको बोला कि जब कभी भी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है तो कुछ ना कुछ छोटा मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, जैसे कि HX और H2O। और जैसे ही एलिमिनेट होते हैं तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके एलिमिनेट से तो डबल बॉन्ड नहीं बना, ये तो एक लिविंग ग्रुप था जो लीव हो गया। पर इसके बाद जब हाइड्रोजन निकल रहा है तो हाइड्रोजन के निकलने से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। और यहां पर आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। और ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, ये आपको देखने को मिलती है दो कंपाउंड्स में। कौन कौन से? एक तो हो गया आपका एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड मतलब, एल्काइल का मतलब आपका CH3 ग्रुप, हैलाइड का मतलब आपका हेलोजन X। अब X कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और दूसरा आपको देखने को मिलती है एलिमिनेशन रिएक्शन आपके अल्कोहल में। कहां पर देखने को मिलती है? आपके अल्कोहल में। तो एलिमिनेशन रिएक्शन दो कंपाउंड्स में देखने को मिलती है, एक तो आपके अल्कोहल में, एक आपके एल्काइल हैलाइड्स में। ठीक है। और ये एलिमिनेशन रिएक्शन दो तरह से होती है, एक होती है E1 रिएक्शन, एक होती है E2 रिएक्शन। E2 साथ ही हो गया, E2 रिएक्शन। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं E1 रिएक्शन की। तो जो E1 रिएक्शन होती है, ये दो स्टेप में होती है। कितने स्टेप में होती है? दो स्टेप में। सबसे पहले यहां पर क्या होता है? लिविंग ग्रुप निकलता है। अच्छा हाँ सर, आपने बताया ना कि लिविंग ग्रुप निकलेगा, बिल्कुल। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए ये कार्बन था, कार्बन के साथ यहाँ पर हेलोजन था, कोई सा भी X हेलोजन था। और ये कार्बन जो है ना, इस तरह से 3 CH3 से अटैच था। अच्छा एक बात बताओ, ये स्ट्रक्चर कैसी है? एल्काइल हैलाइड। तो हमारी बात सही होगी ना कि एलिमिनेशन रिएक्शन एल्काइल हैलाइड में भी देखने को मिलती है और अल्कोहल में भी देखने को मिलती है। तो हमने एल्काइल हैलाइड लिया, और इस एल्काइल हैलाइड से हम E1 रिएक्शन समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने आपको बोला कि E1 रिएक्शन दो स्टेप में होती है। सबसे पहली स्टेप जहां पर लिविंग ग्रुप निकलता है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये हेलोजन जो है लिविंग ग्रुप है, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। और जैसे ही लिविंग ग्रुप गया, जैसे ही हेलोजन गया, तो नेगेटिव चार्ज गया, क्योंकि आपको पता है हेलोजन के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। जैसे कि F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। तो कार्बन परेशान था। अब जैसे ही हेलोजन गया, लिविंग ग्रुप गया, कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्या आ गया भैया? कार्बन के ऊपर अब आ गया पॉजिटिव चार्ज। और जब कभी कार्बन के ऊपर इस तरह से ऊपर बना दो, चलो, कार्बन के ऊपर जब इस तरह से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो इस तरह की स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होना। क्या कहेंगे?
कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होना। कार्बो का मतलब कार्बन, केटाइन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब कि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन। तो जैसे ही लिविंग ग्रुप गया, जैसे ही लिविंग ग्रुप गया, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ? कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ। अब यहां से दूसरी स्टेप में क्या होगा? पानी निकलने वाला है। क्या निकलने वाला है? पानी निकलने वाला है। तो जब यहां से पानी निकलेगा तो अब यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा। तो डबल बॉन्ड कैसे बनेगा? देखो ध्यान से देखो। जैसे मान लीजिए इसका हाइड्रोजन निकला, तो ये वाला कार्बन इसके पास आ जाएगा, सी, डबल बॉन्ड सी, और ये CH3 और ये CH3 इस तरह से, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इस तरह से रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, तो हमने आपको बोला कि जो E1 रिएक्शन होती है, E1 रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। ठीक है, सबसे पहली स्टेप में क्या होता है कि जो लिविंग ग्रुप होता है वो हट जाता है और उसकी वजह से कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। और जैसे ही कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, अब दूसरी स्टेप क्या है कि वहां से पानी निकालना है, और जैसे ही पानी निकलेगा डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में बनेगा, बात खत्म हो जाती है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। अब एक बात और सुन लो, ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन तो हो गया, पर ये कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन बना है। क्यों सर? अरे आप देखो, तीन तीन सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, और आपको पता है ना कि CH3 ग्रुप वो भी तीन तीन लग रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, डोनेट करेंगे, डोनेट करेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो ये स्टेबल होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर ये जो कार्बोकेटाइन बना है ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, फिर होता है आपका 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, फिर होता है आपका 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। और अगर गलती से गलती से कुछ ऐसी रिएक्शन हो जाती, E1 रिएक्शन, E1 रिएक्शन ही पढ़ रहे हैं अभी हम। E1 रिएक्शन 2 स्टेप की रिएक्शन होती है। पहली रिएक्शन में, पहली स्टेप में क्या होता है? लिविंग ग्रुप निकलता है, और जैसे लिविंग ग्रुप निकलता है कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, और कार्बोकेटाइन बना। अभी तो 3 डिग्री बना था, बहुत बढ़िया बात है, पर अगर गलती से ये कार्बोकेटाइन 2 डिग्री बन गया, देखो, ठीक है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। क्यों 2 डिग्री? कैसे पता लगा हमें 2 डिग्री? तो देखो, ये वाला कार्बन पॉजिटिव चार्ज जिस पे है, ये कितनों से अटैच है? एक इससे अटैच है और एक इससे अटैच है, तो 2 से अटैच है, तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। हमेशा कैसे चेक करोगे कितना डिग्री कार्बोकेटाइन है? जो पॉजिटिव चार्ज जिस पे है उसके आसपास देखो। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज वाला मॉलिक्यूल है, इसके पास में ये पॉजिटिव चार्ज वाला मॉलिक्यूल है, इसके पास में ये कार्बन है, इसके पास में ये कार्बन है, तो ये कितने कार्बन से अटैच है? 2 कार्बन से अटैच है, तो ये कितना कार्बोकेटाइन हो गया? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया। अब आपको पता है रिएक्टिविटी ऑर्डर में सबसे ज्यादा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, फिर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है। मतलब कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन तो बन गया, पर कैसा बना? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना। तो अब यहां पर होगा हाइड्राइड शिफ्ट। क्या होगा? हाइड्राइड शिफ्ट। मतलब कि ये पास वाला हाइड्रोजन जो है इसके पास आ जाएगा। देखो ध्यान से अब क्या होने वाला है, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से, मजा आएगा। ये कार्बन था, ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पर CH था, यहाँ पर CH3 था, यहाँ पर आपको और कार्बन था। अब ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना, तो अब हुआ क्या? यहाँ पर होगा हाइड्राइड शिफ्ट, मतलब हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, और हाइड्रोजन जो है ना इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है, इलेक्ट्रॉन लेकर निकलता है, इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्राइड, नेगेटिव फॉर्म में। तो ये हाइड्रोजन यहां से निकला और इस कार्बन को बोला कि आप शांत हो जाओ, तो ये वाला कार्बन जो है शांत हो गया, है ना? अब किसके पास से निकला? इसके पास से निकला। ये कार्बन रोने लग गया, मेरा तो हाइड्राइड चला गया, नेगेटिव फॉर्म में चला गया, अब मैं पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये वाला कार्बन अब पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। बाकी सब कुछ सेम है, आप देख लीजिए, बाकी सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हुआ क्या कि हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, इस 2 डिग्री कार्बोकेटाइन को 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाने के लिए ये वाला हाइड्रोजन इसके पास आ गया, और जैसे इसके पास आया ये न्यूट्रल हो गया, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक, अब आप देखिए ये वाला कार्बन जो है, एक तो इस कार्बन से अटैच है, एक इस कार्बन से अटैच है, एक इस कार्बन से अटैच है, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन अब 3 कार्बन से अटैच है, तो अब बन गया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। क्या बन गया? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, और हमारा काम हो गया विद द हेल्प ऑफ हाइड्राइड शिफ्ट। तो अगर कभी अनस्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाता है 1 डिग्री 2 डिग्री, तो उसको 3 डिग्री में कन्वर्ट हो सकते हैं, वहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। ठीक है सर, E1 रिएक्शन का हमें आइडिया लग गया है। E1 रिएक्शन 2 स्टेप में होती है, जहां पर सबसे पहली स्टेप होती है, क्या होती है? लिविंग ग्रुप को हटाना, और जैसे लिविंग ग्रुप गया कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ, फिर वहां से हाइड्रोजन निकला और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ हाइड्राइड शिफ्ट।
ठीक है। और जो इवन रिएक्शन होती है यहाँ पर हम बिल्कुल वीक बेस यूज करते हैं, बिल्कुल वीक बेस, क्योंकि कुछ जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। करो तो करो, तो मत करो, सॉल्वेंट ही खुद काम कर लेता है। पर फिर भी आप लिख देना कि यहाँ पर हम वीक बेस यूज करते हैं। ठीक। अब बात करेंगे E2 रिएक्शन की। किसकी बात करेंगे? E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन कहता है कि यार ये एक स्टेप में हेलोजन निकाल के मैं कार्बोकेटाइन बनूं, फिर मैं हाइड्रोजन निकाल के डबल बॉन्ड बनाऊं। ये अलग अलग स्टेप में क्यों करूं? ये दो दो स्टेप में क्यों करूं? भले ही मेरे नाम में E2 आ रहा है, पर मैं एक स्टेप में निपट जाता हूं। ये कहता है कि मैं एक सिंगल स्टेप में डबल बॉन्ड बना लूंगा। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। तो यहां पर जो हेलोजन है, जो आपका हेलोजन है, मैं एक्सोजन लिख रहा था, हेलोजन, जो आपका हेलोजन है मतलब कि जो आपका लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप, और साथ में जो आपका H2O निकलने वाला है, वो यहाँ पर साइमल्टेनियसली निकलेगा, साथ में निकलेगा। और अगर यहाँ पर ये साथ में निकलेगा तो यहाँ पर किसी भी तरह का कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। बहुत बड़ी बात हो गई कि E1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा था और कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है, पर E2 रिएक्शन एक सिंगल स्टेप की रिएक्शन है जहां पर कोई भी इंटरमीडिएट, कोई भी कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन ही नहीं होगा। और अगर यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा ही नहीं तो उसका रीअरेंजमेंट तो करने से कोई मतलब ही नहीं, बात ही नहीं बनती। तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कहां पर होगा? E1 में। कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट कहां पर होगा? E1 में। दो स्टेप की रिएक्शन कौन सी है? E1। E1 में सबसे पहले क्या होता है? हेलोजन निकलता है, लिविंग ग्रुप निकलता है, हाँ जी। दूसरी स्टेप में क्या होता है? पानी निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है, हाँ जी, जिससे डबल बॉन्ड बनता है, हाँ जी। फिर E2 रिएक्शन में हमने क्या देखा कि एक सिंगल स्टेप में हो जाती है, बिल्कुल। यहाँ पर हेलोजन भी रिमूव हो जाता है, मतलब कि लिविंग ग्रुप निकल जाता है, और वाटर भी एक साथ ही निकल जाता है, तो कोई भी कार्बोकेटाइन नहीं बनता, कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता। एक बात और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर वीक बेस यूज लेते हैं, और E2 रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए ही चाहिए, क्योंकि E2 रिएक्शन एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। तो यहां पर फटाफट H प्लस को निकालना पड़ेगा, फटाफट H प्लस को निकालना पड़ेगा, एक ही साथ निकल रहा है, क्योंकि एक ही साथ निकल रहा है। तो यहां पर हमें स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि हमारा KOH। क्लियर? क्लियर। चलिए अब देखते हैं थ्योरी थोड़ी बहुत। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब कि रिमूव करना, स्मॉल मॉलिक्यूल को रिमूव करना, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है HX और H2O। A small molecule like HX or H2O is removed from a compound forming a double bond. These reactions are common in alcohol and alkyl halide. ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है E1 रिएक्शन। E1 रिएक्शन में हम वीक बेस यूज लेते हैं, जैसे कि आपका वाटर हो गया, OH हो गया। E2 रिएक्शन में हम स्ट्रॉन्ग बेस यूज लेते हैं, जैसे कि आपका KOH हो गया। E1 रिएक्शन में जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले लिविंग ग्रुप जाएगा, लिविंग ग्रुप जैसे ही निकला, अब यहाँ पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन होने के बाद हाइड्रोजन रिमूव होगा, फिर जाके डबल बॉन्ड बनेगा। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जब कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा और लिविंग ग्रुप जब यहाँ से निकलेगा, तो ये जो स्टेप होती है ना, ये स्लो स्टेप होती है, स्लो स्टेप। मतलब कि E1 रिएक्शन दो स्टेप में होती है। सबसे पहली स्टेप में जो लिविंग ग्रुप निकल रहा है ना, वो बहुत ही स्लो स्टेप है। क्या हो रहा है? लिविंग ग्रुप निकल रहा है, स्लो स्टेप है ना? हाँ हाँ सर, समझ गए, स्लो स्टेप है, आगे चलो, है ना? आप क्यों स्लो हो रहे हो? तो E1 रिएक्शन में जो लिविंग ग्रुप निकल रहा है, स्टेप 1 जो हो रही है वो स्लो स्टेप होती है, इसीलिए यही स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। क्या होती है? RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्पीड। रिएक्शन की स्पीड क्या होगी वो इसी चीज पे डिपेंड करती है, क्योंकि यही स्लो है, बाकी तो फास्ट है। ठीक है। तो ये RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। चलिए, फिर नेक्स्ट रिएक्शन आपको दिख रही है, यहां पर एक ही साथ आपका लिविंग ग्रुप भी निकल गया, आपका हाइड्रोजन भी निकल गया, और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हो गया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, बस आपको यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायरमेंट होगी। चले आगे। तो अगर मैं बात करूं रेट ऑफ रिएक्शन की रेट किस पे डिपेंड है, तो आप देख सकते हैं E1 रिएक्शन में सबस्ट्रेट के ऊपर, किसके ऊपर? सबस्ट्रेट के ऊपर। ये जो सबस्ट्रेट है इसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड होती है। आई रिपीट, इन E1 रिएक्शन, इन एलिमिनेशन 1 रिएक्शन, सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड होता है क्या? रेट ऑफ रिएक्शन। पर अगर मैं बात करूं E2 रिएक्शन की, तो E2 रिएक्शन में सबस्ट्रेट के साथ साथ आपके बेस पर भी डिपेंड होता है रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि सबस्ट्रेट जब फटाफट काम कर रहा है ना, तो बेस को भी फटाफट काम करना पड़ेगा। तो दोनों पे डिपेंड है यहाँ पर, दोनों पे। जबकि यहाँ तो बेस नहीं भी हो तो भी चलेगा, सिर्फ सबस्ट्रेट डिपेंडेंट है।
तो रेट ऑफ रिएक्शन E1 में सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करती है, रेट ऑफ रिएक्शन E2 में सबस्ट्रेट के साथ साथ बेस पे भी डिपेंड करती है, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस हम यूज ले रहे हैं। वही बात आपको यहाँ पे लिखी है कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो ये सबस्ट्रेट पे डिपेंड होती है E1 वाली, और E2 के काइनेटिक्स की बात करें तो ये सबस्ट्रेट के साथ साथ बेस पे भी डिपेंड होती है E2 वाली। नाउ नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्लियर डिफरेंस आपको बता रखा है कि E1 मतलब कि यूनिमोलिकुलर, E2 मतलब कि बायमोलिकुलर। रेट डिपेंड सिर्फ सबस्ट्रेट पे E1 में, E2 में सबस्ट्रेट के साथ बेस पे भी रेट डिपेंड होती है। उसके बाद रेट लो की बात करते हैं। रेट लो क्या होता है? रेट लो का मतलब एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि बताएगा कि स्पीड ऑफ रिएक्शन किस तरह से कंसंट्रेशन पर डिपेंड होती है। हमने बोला ना कि रिएक्शन की स्पीड कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड होती है, सबस्ट्रेट पे डिपेंड होती है, तो वो किस तरह से डिपेंड होती है उसको बताने के लिए आता है रेट लो के। तो ये जो है सबस्ट्रेट वाला है और ये जो है के सबस्ट्रेट और बेस वाला है, ठीक है। फिर E1 जो होती है 2 स्टेप में होती है, E2 जो होती है एक सिंगल स्टेप में होती है। ये सारी चीजें यहाँ पर आपको बता रखी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो ये बहुत ही इजी टर्म है, मैं आपको यहीं समझा देता हूँ। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है। एल्काइल हैलाइड मतलब कि CH3X। अब ध्यान से सुनना, आपका कार्बन है, कार्बन के साथ हेलोजन है, हैलाइड, जैसे कि क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, सारे हेलोजन वाले हैं, ठीक है। अब ये कार्बन अगर आपके 1 2 3 CH3 से जुड़ा रहेगा, मतलब ये कैसा हो गया? ट्राई सब्सटीट्यूटेड हो गया। कैसा हो गया? ट्राई सब्सटीट्यूटेड हो गया, ठीक है। अगर ये ट्राई सब्सटीट्यूटेड हुआ, अगर ये 3 कार्बन से जुड़ा है तो इसे बोलेंगे 3 डिग्री, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अगर ये 3 की जगह 2 से जुड़ा है तो क्या बोलेंगे? 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अगर ये 1 से जुड़ा है तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पर वही लिखा है कि अगर एक कार्बन अटैच है तो 1 डिग्री, 2 कार्बन अटैच है तो 2 डिग्री, 3 कार्बन अटैच है तो 3 डिग्री। तो हैलाइड जो होते हैं अलग अलग तरीके से होते हैं। अभी एक भी अटैच नहीं है, अभी एक भी अटैच नहीं है, तो ये सिर्फ मिथाइल है, नॉर्मल मिथाइल हैलाइड। और अगर इसके साथ एक CH3 अटैच कर दूं तो ये प्राइमरी हो गया, 2 CH3 अटैच कर दूं तो सेकेंडरी हो गया, 3 CH3 अटैच कर दूं तो टर्शरी एल्काइल हैलाइड हो गया। अब यहाँ पर बहुत ही जरूरी बात जो आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने आपसे क्या बोला था कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, बिल्कुल ठीक है। तो अगर मेरे पास शुरू में, अगर मेरे पास शुरू में यहाँ पर कार्बन है और इसके पास कार्बन 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 है और यहाँ पर हेलोजन है और इसकी रिएक्शन हुई, तो अब यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो 3 डिग्री वाला ही बनेगा। क्योंकि आपको पता है कार्बोकेटाइन कब बनता है? जब ये लिविंग ग्रुप चला जाता है, लिविंग ग्रुप गया नेगेटिव चार्ज लेके तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो हमने ये देखा कि कहीं ना कहीं रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है कि आगे क्या बनने वाला है। किस पे डिपेंड कर रहा है? रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और अगर मान लीजिए रिएक्शन E2 वाली होती, E2 वाली रिएक्शन होती, इसको भूल जाओ, E1 वाली को भूल जाओ, और मान लीजिए E2 वाली रिएक्शन होती, और E2 वाली रिएक्शन में क्या होता है कि एक सिंगल स्टेप में सब कुछ बन जाता है, बन जाता है भाइयों। तो यहाँ पर अगर ये ट्राई सब्सटीट्यूटेड होता तो आगे जो डबल बॉन्ड बनता ना वो भी बहुत बढ़िया बनता, मोर सब्सटीट्यूटेड मोर बढ़िया। क्योंकि हमने शुरू में देखा है जितना सब्सटीट्यूट है, जितना एल्काइल ग्रुप है, जितना CH3 है, उतना ही प्लस आई, उतना ही हाइपर कंजुगेशन, उतनी ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उतने ही स्टेबल डबल बॉन्ड। देखा है ना स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन में। तो बस वही बात आ रही है, आपको यहाँ पे साफ साफ बता रखा है कि अगर आपका 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तो वो बहुत ही अच्छा है, हाईएस्ट रिएक्टिविटी शो करेगा। अगर आपका 2 डिग्री है तो हाई, और प्राइमरी है तो लो, और मिथाइल है तो लोएस्ट रिएक्टिविटी। अब आपके दिमाग में डाउट आना चाहिए, मैं आपको डाउट क्लियर करूंगा, मेरे को भी आया था नोट्स बनाते टाइम, है ना। देखो ध्यान से सुनो। CS3 नहीं, CS3 नहीं, इसको लिखते हैं CBr, CS3 और CH3। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि एक कार्बन है, कार्बन जो है हेलोजन के साथ अटैच है और वहां से 3 कार्बन आके जुड़ रहे हैं। अब 3 कार्बन आके जुड़ रहे हैं मतलब कि तीनों अपना अपना प्लस आई दे रहे हैं, तीनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तीनों अपना अपना हाइपर कंजुगेशन दे रहे हैं और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। कहाँ पर? इस कार्बन के ऊपर। और जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी इसके ऊपर तो ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। यही होता है, ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो जाना चाहिए था, स्टेबल हो जाना चाहिए था। पर यहाँ पर तो हमने लिखा है रिएक्टिविटी का ऑर्डर,
और रिएक्टिविटी में सबसे ज्यादा टर्शरी को कैसे लिख दिया? कैसे लिख दिया? कैसे लिख दिया? टर्शरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव कैसे हो गया? अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। ये कार्बन है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि कार्बोकेटाइन जो बनता है, कार्बोकेटाइन जो बनता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, उसको रिएक्शन करनी ही करनी है, हाईली रिएक्टिव है। पर अगर मैं इसके साथ CH3 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 अटैच कर दूं, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन दे दूं, तो क्या इसकी रिएक्टिविटी कम होगी? बिल्कुल होगी, थोड़ी बहुत कम होगी, पर पूरी तरह से इसकी रिएक्टिविटी कम नहीं होगी। अभी भी इसकी रिएक्टिविटी हाईएस्ट है, स्टिल हाईली रिएक्टिव, इसलिए लिखा है। अब समझ में आया? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल। रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे बेस्ट यही है, हमेशा 3 डिग्री को प्रायोरिटी दो। नेक्स्ट आपको दे रखा है यहाँ पर E2 में। तो E2 में क्या होता है? इन E2 रिएक्शन एलिमिनेशन अकर इन ए सिंगल स्टेप एंड इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ एल्किन। आपको पता है कि E2 रिएक्शन है, E2 रिएक्शन में क्या होगा? एक सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो जाएगी। और आपको पता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन है, और एलिमिनेशन रिएक्शन में जब चाहे सिंगल स्टेप की रिएक्शन हो चाहे मल्टीपल स्टेप की रिएक्शन हो, आखिरी में तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, आखिरी में तो एल्किन बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? तो यहाँ पर बोला गया है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आर मोर स्टेबल। अगर ये जो एल्किन बना, अगर ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है तो ये ज्यादा स्टेबल है, सीधी सी बात है। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मोर स्टेबल, इसलिए लिखा है कि जो टर्शरी एल्काइल हैलाइड होगा, जैसे मान लीजिए एल्काइल हैलाइड है ना, तो जो कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, ये टर्शरी एल्काइल हैलाइड हुआ, 3 के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो टर्शरी एल्काइल हैलाइड होगा, आगे जाकर जब डबल बॉन्ड बनेगा तो वही ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपका रिएक्टेंट 3 डिग्री वाला है तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनेगा। देखो वापस पढ़ लो। इन E2 रिएक्शन, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन occurs in a single step and involve in a formation of alkene. More substituted alkene are more stable. More substituted alkene are more stable. Tertiary alkyl halide form more substituted alkene. Tertiary alkyl halide form more substituted alkene, and more substituted alkene are more stable then secondary then primary. क्लियर? तो हमेशा ध्यान रखना, चाहे कार्बोकेटाइन बनाना हो चाहे रिएक्शन को स्टार्ट करना हो, अगर 3 डिग्री से स्टार्ट करोगे तो मजा ही मजा। चलो आगे आता है ना आपको कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट हाइड्राइड शिफ्ट से। देखो मैंने यहाँ पर आपको करके दिखा दिया वो एग्जाम्पल पे ले। ये H+ मतलब यहाँ पे C+ आ गया है ना, और ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये वाला हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा और यहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये वाला जो कार्बन है इस CH3 से, इससे और आगे वाले कार्बन से भी अटैच है, क्योंकि ये तो ऊपर हो जाएगा। वापस बोलूं? अरे बता दिया मैंने, ऐसे शक क्यों करते हो? देखो चलो वापस बता ही देता हूँ, तुम्हारा भरोसा नहीं, कह देंगे इस तरह ऐसे उड़ा रहे हैं टॉपिक। कार्बन, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज CH3 और यहाँ पे CH3 इस तरह से है। अब ये कार्बन जो है 2 कार्बन से अटैच है, 1 और 2, मतलब कि ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो इसका हाइड्रोजन जो है इधर आ जाएगा और नेगेटिव फॉर्म में आएगा H- में, तो इसका पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाएगा। तो कार्बन कार्बन और यहाँ से H- चला गया, तो अब ये पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे CH3 और यहाँ पर CH3। अब आप देखो कि ये जो कार्बोकेटाइन बना है ये 1 कार्बन से, 2 कार्बन से और 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। बता रखा ना? बता रखा है, ठीक है। चलिए, तो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट किस में होगा? E1 में, E2 में? सोचने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि कार्बोकेटाइन बनेगा सिर्फ E1 में, और अगर जिसमें बनेगा उसी में तो रीअरेंज होगा। E2 तो एक सिंगल स्टेप है, वहां तो कार्बोकेटाइन बन ही नहीं रहा, तो वहां तो रीअरेंजमेंट की बात ही नहीं होगी। ठीक है, चलिए। नाउ नेक्स्ट इज Setzev orientation. Setzev orientation states that in a beta elimination reaction, the major product is the more substituted alkene. देखो शुरू से एक बात चलती आ रही है, जो मेजर प्रोडक्ट होगा, जो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट होगा, जो ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट बनेगा, वो बनेगा मोर सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट। क्योंकि मैंने आपको शुरू में जब स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन पढ़ाया था तो वहीं पे बता दिया था कि एल्किन जितना ज्यादा सब्सटीट्यूटेड होगा, जितना ज्यादा एल्काइल ग्रुप से अटैच होगा, जितना ज्यादा उसका हाइपर कंजुगेशन होगा, जितना ज्यादा उसमें इंडक्टिव इफेक्ट होगा, वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, और यही बात चलती रहेगी आखिरी तक। तो यहां पर लिखा है इन सेटजेव ओरिएंटेशन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अभी समझाऊंगा बीटा ही क्यों लिखा, बस सुनते जाओ। In Setzev orientation is said that in beta elimination reaction, the major product is the more substituted alkene.
अब देखो, कार्बन, कार्बन के साथ CH3 यहाँ पर Br है, ठीक है। अब आपको पता है कि Br इज द लिविंग ग्रुप, जो कि चला जाएगा, और अगर Br चला गया तो ये कार्बन था, ये कार्बन था, यहाँ पर Br था, और यहाँ पर वापस CH3 था, Br चला गया, है ना, लिविंग ग्रुप चला गया, यहाँ पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। पहले जाता है लिविंग ग्रुप, याद है ना, पहले क्या जाता है लिविंग ग्रुप, फिर क्या जाता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जाएगा तभी तो डबल बॉन्ड बनेगा, पानी का मॉलिक्यूल निकलता है, तो यहां से हाइड्रोजन चला गया। अब देखो, वापस बनाता हूं, कार्बन कार्बन Br, कार्बन CH3 लगा दो, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पर CH3 लगा दो, ध्यान से देखो। अब अगर मैं आपसे बोलूं इसमें अल्फा कार्बन कौन सा है, तो आप कैसे पहचानोगे? देखो सीधी सी बात है, जिस कार्बन के पास या तो फंक्शनल ग्रुप हो या हेलोजन हो, वही कार्बन अल्फा कार्बन होता है। सो दिस इज योर अल्फा कार्बन, तो ये क्या हो गया आपका अल्फा कार्बन हो गया। और अल्फा कार्बन के पास, ये तो अल्फा कार्बन हो गया, ठीक है, अल्फा के पास जो कार्बन हुआ वो कौन सा कार्बन हो गया? बीटा कार्बन। कैसा कार्बन? बीटा कार्बन। तो ये अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन के पास वाले कार्बन को हम क्या कहेंगे? बीटा। दिस इज बीटा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, तो ये दोनों कार्बन कैसे हो गए? बीटा कार्बन हो गए। बीच वाला कैसा हो गया? अल्फा कार्बन। दोनों पास वाले कैसे हो गए? बीटा कार्बन, ठीक है। तो अल्फा कार्बन से क्या गया? लिविंग ग्रुप। और मैंने आपको एलिमिनेशन के शुरू में बताया था कि लिविंग ग्रुप जाने से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है हाइड्रोजन के जाने से। तो हाइड्रोजन चाहे इधर से निकालो चाहे इधर से, दोनों ही बीटा है, किधर से भी निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मान लीजिए मैंने हाइड्रोजन इधर से निकाल लिया, और हाइड्रोजन इधर से निकाला, मतलब कि बीटा पोजीशन से निकाला, ठीक है। और हाइड्रोजन के निकलने की वजह से ही डबल बॉन्ड आगे बनेगा, तो इसकी वजह से ही मेन रिएक्शन हो रही है, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा को इसलिए प्रीफर किया, बीटा का नाम इसलिए लिया क्योंकि बीटा से हाइड्रोजन निकल रहा है, और बीटा से हाइड्रोजन निकलने के बाद डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्या बात है, शाबाश। तो यहां पर डबल बॉन्ड बन गया, आप देख सकते हैं, क्लियर। अब मैंने आपको एक लाइन बोली है, मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन आर द मेजर प्रोडक्ट, उसको मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा कि मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन कैसे मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो मेरे भाइयों और उनकी बहनों, ध्यान से देखना। चलिए, तो यहाँ पर ये हमारे पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में लिख लेता हूँ CH3CH, इसके साथ Br अटैच है, उसके बाद CH2, और हमारे पास है CH3। अब ध्यान से देखिएगा मेरे भाइयों, जिस कार्बन के साथ हेलोजन या फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उस कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन। क्या कहते हैं बच्चों? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ में जो कार्बन अटैच होते हैं, पास में पड़ोसी जो होते हैं, चाहे इधर का पड़ोसी हो चाहे इधर का पड़ोसी हो, पड़ोसी जो होते हैं, इन पड़ोसियों को कहा जाता है बीटा, बीटा कार्बन। चलिए, बहुत अच्छी बात है, एक कार्बन हमारा अल्फा कार्बन हो गया, पड़ोसी वाले कार्बन हमारे बीटा कार्बन हो गए। अल्फा कार्बन से हमारा हेलोजन चला जाता है, बीटा कार्बन से हमारा हाइड्रोजन चला जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर इस वाले बीटा कार्बन से मैं हाइड्रोजन भेजूं, इस वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन भेजूं, तो डबल बॉन्ड बनेगा, C डबल बॉन्ड C, CH2CH3। कब? जब मैंने इससे हाइड्रोजन भेजा, तो इससे हाइड्रोजन भेजा और इससे हेलोजन भेजा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। तो आप देख सकते हैं पहले वाले पे डबल बॉन्ड आ गया, क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन तो बीटा वाले से निकालना है, तो हमने बीटा वाले से निकाल दिया। एक कंडीशन तो ये हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि ये जो दूसरा बीटा वाला है, इससे हाइड्रोजन निकालो, और अगर मैं इससे हाइड्रोजन निकालता हूं तो देखो क्या होगा। अगर मैं इससे हाइड्रोजन निकालता हूं तो CH3 का CH3, C यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड CH3। इससे निकाला तो अब डबल बॉन्ड यहां आएगा, इससे निकाला था तो डबल बॉन्ड यहां आ गया, इससे निकाला तो डबल बॉन्ड यहां आएगा, ठीक है। तो ये दो प्रोडक्ट बनेंगे। क्या बनेंगे? दो प्रोडक्ट बनेंगे। अब आप बताइए कौन सा अच्छा प्रोडक्ट है? सर कैसे बताएं? अरे सोचो, कौन सा अच्छा प्रोडक्ट है? चलो सर सोचते हैं, थोड़ा बहुत दिमाग लगाते हैं सर। सर, ये जो C डबल बॉन्ड C है, मतलब कि ये तो हो गया एल्कीन। सर आपने बोला था कि जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन उतना ज्यादा मेजर प्रोडक्ट। सर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट ये अटैच है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये अटैच है, तो यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। जबकि अगर आप इस वाले बीटा से हाइड्रोजन निकालते और यहां डबल बॉन्ड बनवाते जैसा कि आपने बनवाया है,
तो इस डबल बॉन्ड के साथ सिर्फ ये ही सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, एक सब्स्टिट्यूएंट। डबल बॉन्ड के साथ वाकई में कितने अटैच है? एक अटैच है। तो कौन सा मेजर प्रोडक्ट लगता है? अरे सर ऑब्वियसली जिसके पास ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है वो मेजर प्रोडक्ट है। तो आप देख सकते हैं ये ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट वाला ब्यूट टू इन वाला आपका मोर सब्स्टिट्यूएंट वाला मोर स्टेबल है, मोर एल्काइल ग्रुप है, मोर प्लस आई इफेक्ट है। क्या आपको सेटजेफ भाई क्लियर हुए? क्लियर हुए सेटजेफ भाई? क्या कहना चाहते थे? बीटा एलिमिनेशन इन्होंने क्यों कहा? इन्होंने क्यों कहा कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आर द मेजर प्रोडक्ट? ठीक है, चलिए सेटजेफ भाई से बात करने के बाद अब हम देखेंगे E1 वर्सेस E2। E1 में क्या डिफरेंस है और E2 में क्या डिफरेंस है। कुछ डिफरेंस तो आपको ऐसे मुंह से याद है। सर कैसे? अरे भाई E1 जो होती है 2 स्टेप में होती है। E1 में वीक बेस चाहिए, E1 में कार्बोकेटाइन बनता है, E1 में कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। पता है कि नहीं है? बिल्कुल पता है सर। चलिए स्टार्ट करते हैं E1 वर्सेस E2। तो सबसे पहले फुल फॉर्म की बात करते हैं, एलिमिनेशन, ठीक है, यूनिमोलिकुलर, और उधर है एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर। E1 का मतलब यूनिमोलिकुलर, E2 का मतलब बाय मॉलिक्यूलर। तो एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर, एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर। फिर मॉलिक्यूलरिटी की बात करते हैं तो वन मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो कि है सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट, और इधर टू मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो कि है सबस्ट्रेट और आपका बेस। फिर ये भी एलिमिनेशन की रिएक्शन है, ये भी एलिमिनेशन की रिएक्शन है। यहाँ पर 2 स्टेप में होती है, ये सिंगल स्टेप में होती है। यहाँ पर लिविंग ग्रुप पहले निकलता है, फिर आपका जो हाइड्रोजन है वो निकलता है। यहाँ पर एक ही रिएक्शन में सारा काम हो जाता है, एक ही स्टेप में सारा काम हो जाता है। यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनता है, यहाँ पर कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता। पता है ना सारी बातें? आगे चलो। नेक्स्ट आपको दिखा रखा है ट्रांजिशन स्टेट। देखो बातें वही है, घुमा घुमा के लिखी है। यहाँ पर 2 ट्रांजिशन स्टेट होती है, मतलब कि पहले कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड निकलेगा, फिर डबल बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर एक ही रिएक्शन में सारा काम हो जाएगा। फिर रेट लो, हमने देखा था ना, के सबस्ट्रेट उधर के सबस्ट्रेट बेस। फिर रिएक्शन रेट जो कि सिर्फ सबस्ट्रेट पर डिपेंड करती है, उधर सबस्ट्रेट और बेस पर डिपेंड करती है। स्पीड वापस बताता हूँ। अरे हाँ सर, पता है कि स्पीड जो है धीरे होती है, कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन में स्लोअर स्पीड होती है, तभी तो वो आरडीएस है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। आपने पहले भी बता रखा है, आ जाते हो एक्टिंग करने। तो स्पीड जो होती है इधर स्लोअर होती है, इधर फास्टर होती है। बेस, यहाँ पर वीक बेस चाहिए होता है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है। बेस का रोल क्या होता है? हाइड्रोजन को ही रिमूव करता है, ये भी हाइड्रोजन को ही रिमूव करता है। सबस्ट्रेट का प्रेफरेंस क्या है? ऑब्वियसली टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी, टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी, क्योंकि यहाँ पर आप टर्शरी लोगे तो टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा, जो कि बहुत अच्छा काम है। और अगर यहाँ पर आप टर्शरी सबस्ट्रेट लोगे, सबस्ट्रेट मतलब रिएक्शन में स्टार्टिंग में अगर आप एल्काइल हैलाइड को 1 2 3 टर्शरी सब्स्टिट्यूटेड लोगे तो बढ़िया है ना। इधर टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा, जो कि बहुत ही बढ़िया रिएक्शन के लिए। इधर टर्शरी एल्केन टर्शरी सब्स्टिट्यूटेड एल्केन बनेगा, जो कि बहुत ही बढ़िया है। एल्किन तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। और मिथाइल एलाइड, अगर वो नॉर्मल मिथाइल एलाइड था, याद करो नॉर्मल मिथाइल एलाइड CH3X, यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ना प्राइमरी ना सेकेंडरी ना टर्शरी, ये नॉर्मल मिथाइल एलाइड है, तो ये रिएक्शन करवाएगा ही नहीं, है ना। डू नॉट अंडरगो E1, और रेयरली ये E2 में जाएगा तो जाएगा, ठीक। और डिफरेंस देखो भाई, अच्छे अच्छे डिफरेंस, एकदम प्रीमियम डिफरेंस अब आए हैं। वो बहुत अच्छे थे पर हमें सारे याद थे, अब ये नए नए डिफरेंस है, इसको सुनो। कार्बोकेटाइन हाँ बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होगा। इधर बन रहा है तो होगा, इधर बन ही नहीं रहा तो रीअरेंजमेंट की बात ही नहीं है। अब एनर्जी प्रोफाइल की बात करते हैं। आपको पता है ना E1 रिएक्शन 2 स्टेप की है, तो मतलब यहाँ पर 2 एनर्जी के पीक बनेंगे, और E2 रिएक्शन एक सिंगल स्टेप की है, तो वहां पर एक सिंगल एनर्जी का पीक बनेगा। चलो ये भी क्लियर हुआ। स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करते हैं, मतलब कि जो रिएक्टेंट है आपका, रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट, ये तो प्रोडक्ट बन गया, जो शुरू में होता है वो रिएक्टेंट कहते हैं। तो जो रिएक्टेंट है आपका, उसका जब आप स्ट्रक्चर देखोगे, रिएक्टेंट का 3D अरेंजमेंट, रिएक्टेंट का 3D अरेंजमेंट आपने देखा। अब अगर रिएक्टेंट का 3D अरेंजमेंट प्रोडक्ट का 3D अरेंजमेंट डिसाइड कर रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर रिएक्टेंट का 3D अरेंजमेंट प्रोडक्ट के 3D अरेंजमेंट को, 3D स्ट्रक्चर को डिसाइड कर रहा है कि मैं ऐसा हूं तो तू भी ऐसा बनेगा, तो उसे कहेंगे स्टीरियो स्पेसिफिक। पर E1 में ऐसा नहीं होता, रिएक्टेंट का 3D अरेंजमेंट प्रोडक्ट के 3D अरेंजमेंट को डिसाइड नहीं करता।
तो ध्यान रखना, नॉट स्टीरियो स्पेसिफिक E1 रिएक्शन, और E2 में तो ऐसा ही होता है, E2 में तो ऐसा ही होता है कि रिएक्टेंट का अरेंजमेंट प्रोडक्ट के अरेंजमेंट को डिसाइड करेगा। जैसे मैं आपको समझाता हूं, E2 में क्या होता है। E2 को स्टीरियो स्पेसिफिक इसलिए बोला क्योंकि यहां पर रिएक्टेंट का 3D अरेंजमेंट प्रोडक्ट के 3D अरेंजमेंट को डिसाइड करेगा। कैसे? जैसे मान लीजिए ये लीनियर स्ट्रक्चर है, ये लीनियर है, 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, ये लीनियर है। अब यहां पर हमें पता है एक तरफ है हाइड्रोजन, एक तरफ है लिविंग ग्रुप। आपको पता है ना, पहले लिविंग ग्रुप निकलता है फिर हाइड्रोजन निकलता है। पर ये तो E2 रिएक्शन है, यहाँ पर तो दोनों साथ में निकलेंगे, और अगर दोनों साथ में निकलेंगे तो धक्का मुक्की ना हो। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं E1 की, तो E1 में क्या हो रहा था कि पहले तो ये क्या नाम है इसका, हेलोजन है ना, लिविंग ग्रुप, ये निकल रहा था, फिर हाइड्रोजन निकल रहा था, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर E2 में तो दोनों साथ निकलेंगे, E2 रिएक्शन में ये दोनों ही साथ निकलेंगे, तो इन दोनों को अपोजिट होना चाहिए। लिविंग ग्रुप भी निकल रहा है, हाइड्रोजन भी निकल रहा है, अपोजिट है। अगर ये एक ही साइड हुआ है तो टकरा जाएंगे, रिएक्शन नहीं होगी, पर ये अपोजिट होने चाहिए। तो एक तरफ तो हाइड्रोजन है, एक तरफ लिविंग ग्रुप है, दोनों अपोजिट हैं, और ये अपोजिट हैं, तो ये क्या है, रिएक्टेंट है अभी। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ट्रांस फॉर्म में बनेगा। किस फॉर्म में बनेगा? यूजुअली वो ट्रांस फॉर्म में बनेगा, क्योंकि अगर आपने 180 डिग्री पे रखा रिएक्टेंट को, क्यों रखा? क्योंकि E2 रिएक्शन एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है जहां पर आपका हाइड्रोजन और आपका लिविंग ग्रुप दोनों साथ में निकलता है। अगर ये दोनों साथ में निकल जाएंगे तो ये टकरा सकते हैं, तो इसको 180 डिग्री पे रखो। जब आपने इसको 180 डिग्री पे रखा तो ये साथ में भी निकल रहे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर आपने देखा कि रिएक्टेंट का 3D अरेंजमेंट अब प्रोडक्ट को डिसाइड करेगा, प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर को डिसाइड करेगा, और ये जो 180 डिग्री था इसने आगे जाके ट्रांस प्रोडक्ट बनाया। क्या बनाया? ट्रांस प्रोडक्ट बनाया। और आपको पता है कि ट्रांस जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरह से होती है, दूर दूर, सिस साथ में, ट्रांस दूर दूर। बताया था ना भाइयों, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हाँ, मजा आ रहा है? अरे भाई, इतने कंसेप्ट तो हमारे भी क्लियर नहीं हुए कभी जिंदगी में, सच बता रहा हूँ आपको, कसम से आज बता रहा हूँ, हमारे टीचर इतने अच्छे नहीं थे। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, ज्योमेट्री की बात करते हैं। यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो कार्बोकेटाइन फ्रीली रोटेट कर सकता है। आपने देखा ना, कार्बोकेटाइन का भी रीअरेंजमेंट होता है, फ्रीली रोटेट कर सकता है, इधर चला मैं उधर चला, कार्बोकेटाइन हूं मैं किधर भी चला। तो कार्बोकेटाइन किधर भी जा सकता है, फ्रीली रोटेट कर सकता है। ठीक है, फिर इधर की बात करते हैं हम, एंटी पेरीप्लेनर हाइड्रोजन एंड लिविंग ग्रुप रिक्वायर्ड। इस तरह से हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप, एंटी मतलब अपोजिट, और एक ही प्लेन पर पेरीप्लेनर। तो हमने ये देखा कि ज्योमेट्री की बात करूं तो यहां पर कोई भी ज्योमेट्री रिक्वायर्ड नहीं होती है ना, क्योंकि जो कार्बोकेटाइन बनता है वो फ्रीली मूवेबल है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। पर E2 रिएक्शन में ज्योमेट्री की जरूरत होती है, और किस तरह की ज्योमेट्री चाहिए सबस्ट्रेट में? पेरीप्लेनर एंटी, एंटी मतलब अपोजिट साइड पे, पेरीप्लेनर ज्योमेट्री चाहिए ताकि आगे जाके प्रोडक्ट ट्रांस बने। क्लियर हुआ? अब सॉल्वेंट की बात करते हैं। अगर मैं E1 रिएक्शन की बात करूं तो यहां पर पोलर मतलब कि चार्ज वाला, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, पार्शियली चार्ज हो, और प्रोटिक का मतलब है कि हाइड्रोजन जो है अटैच है या तो ऑक्सीजन से या फिर नाइट्रोजन से। तो पोलर प्रोटिक का मतलब क्या हुआ? पोलर का मतलब हो गया पार्शियल चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, और प्रोटिक का मतलब हो गया कि हाइड्रोजन जो है अटैच है या तो ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से, तो इसको बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो E1 रिएक्शन में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, और E2 रिएक्शन में पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होता है, जैसे कि एसीटोन, जैसे कि एसीटोन। क्लियर? चलिए, फिर अगर मैं बात करूं E1 रिएक्शन, तो जब आप आगे यूनिट 3 में, जब आप आगे यूनिट 3 में SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि E1 रिएक्शन जो है कंपटीशन विथ SN1 रिएक्शन, क्योंकि SN1 में भी कार्बोकेटाइन बनता है। ठीक है, फिर आपको पता लगेगा कि E2 रिएक्शन जैसे वन स्टेप रिएक्शन है, वैसे ही SN2 रिएक्शन भी वन स्टेप होती है। तो ये कंपटीशन विथ E1 SN1 और E2 SN2। फिर प्रोडक्ट फॉर्मेशन की बात करें तो यहां पर सेडजेफ बीटा एलिमिनेशन, याद है ना, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आर द मेजर प्रोडक्ट। और यहां पर आप देखें यूजुअली आमतौर पर सेडजेफ ही बनेगा,
पर E2 रिएक्शन में आपको भी पता है कि आपको बेस यूज लेना पड़ता है, और अगर आपका बेस बल्की है, अगर आपका बेस जो है बड़ा ग्रुप है, बल्की ग्रुप है, बल्कि बेस प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में फिर हॉफमैन पॉसिबल हो सकता है, मतलब कि एलिमिनेशन अलग तरह से होगा। हाइड्रोजन जो लेस होगा वो कम सब्सटीट्यूटेड एल्किन से होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ तो हमारा क्या होगा कि मोर सब्सटीट्यूटेड एल्किन मेजर प्रोडक्ट बनेगा, पर यहाँ पर लेस सब्सटीट्यूटेड एल्किन हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। कब? कब? जब आपका बेस बल्कि होगा, बेस आपका बड़ा होगा, बल्कि ग्रुप होगा। मेरी बात ध्यान से सुन लो, E1 रिएक्शन हो चाहे E2 रिएक्शन हो, मोर सब्सटीट्यूटेड एल्किन इज द मेजर प्रोडक्ट। पर E2 रिएक्शन के केस में अगर बल्कि बेस होगा तो उस केस में सेटजेव को ना फॉलो करते हुए हम फॉलो करेंगे हॉफमैन को, मतलब कि हम फॉलो करेंगे लेस सब्सटीट्यूटेड एल्किन आर द मेजर प्रोडक्ट। कब? जब बेस जो कि रिक्वायर्ड होता है E2 में, बहुत जरूरी होता है, वो जब बल्कि होता है तब। क्लियर भाइयों? चलो नेक्स्ट देखते हैं। रिएक्शन कंडीशन यहां पर बेसिक होती है पर लेस बेसिक, और ये जो रिएक्शन कंडीशन होती है ये स्ट्रॉन्ग बेसिक रिएक्शन कंडीशन। आगे चलते हैं और डिफरेंस के साथ। एग्जांपल आपको दे रखे हैं बेस के, उधर KOH है, इधर H2O है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये फर्स्ट ऑर्डर है, वो सेकंड ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर क्योंकि ये सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करती है, सेकंड ऑर्डर क्योंकि ये सबस्ट्रेट के साथ साथ बेस पे भी डिपेंड करती है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, लिविंग ग्रुप जब निकलता है, कार्बोकेटाइन जब फॉर्म होता है, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। और ये तो बेचारी सिंगल कंसर्टेड बोल लीजिए स्टेप है, मतलब एक साथ होने वाली स्टेप है। मैकेनिस्टिक नेचर स्टेप वाइज है, 2 स्टेप में होती है, और ये सिंगल है। ये सारे डिफरेंस है जो कि आपको याद रखने हैं। अरे दो माइक हो गए, जो कि आपको याद रखने हैं E1 E2 रिएक्शंस में। ठीक है, अब देखेंगे ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो कि E1 E2 रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। और यहां पर जितने भी फैक्टर हम पढ़ने वाले हैं उसमें आधे से ज्यादा आपको पहले से आते हैं। देखो, फैक्टर अफेक्टिंग E1 E2 रिएक्शन, तो सबसे पहले आपको दे रखा है सबस्ट्रेट, मतलब कि एल्काइल हैलाइड। तो आपको पता है ना कि जो एल्काइल हैलाइड है, मतलब कि जो सी नहीं लिखता, सी लिखता हूं, CX एल्काइल हैलाइड, अगर ये 3 डिग्री होगा तो बहुत बढ़िया, 2 डिग्री होगा तो थोड़ा बढ़िया, 1 डिग्री होगा तो थोड़ा थोड़ा बढ़िया। ये नॉर्मल होगा तो रिएक्शन ही नहीं करेगा, E1 में तो बताया था ना, और E2 में शायद रिएक्शन में चला जाए तो चला जाए। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर E1 रिएक्शन में, तो एल्काइल हैलाइड में ना मोर सब्सटीट्यूटेड होना चाहिए। फिर E2 में क्या है कि जितना ज्यादा सब्सटीट्यूशन होगा, जितना ज्यादा CH3 होगा, इसका भी उतना ही बढ़िया है। तो ये भी हमने आप पहले ही पढ़ा दिया आपको, टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है स्ट्रेंथ ऑफ बेस। तो E1 रिएक्शन में बेस की जरूरत ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर आपके वीक बेस भी काम कर जाएंगे, जैसे H2O इज ऑल्सो ए वीक बेस, एल्कोहल इज ऑल्सो ए वीक बेस। तो वीक बेस आर सफिशिएंट इन E1 रिएक्शन, बट इन E2 रिएक्शन वी नीड अ स्ट्रॉन्ग बेस, वी नीड अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो बेस भी अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शंस को, E1 E2 रिएक्शन को। E1 रिएक्शन में हमें वीक बेस चाहिए होता है, जैसे कि पानी हो गया, अल्कोहल हो गया। E2 रिएक्शन में हमें स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होता है, क्योंकि वही हाइड्रोजन को नॉकआउट करता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करवाता है, वो भी एक सिंगल स्टेप में। इसलिए आपको चाहिए स्टेबल, मतलब कि स्ट्रॉन्ग, KOH जैसे। फिर कंसंट्रेशन ऑफ बेस, ऑब्वियसली यहाँ पर वीक चाहिए, है ना, बेस कंसंट्रेशन हैज नो इफेक्ट, और हायर बेस कंसंट्रेशन इंक्रीज रिएक्शन रेट। ठीक है, E2 में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप याद है? हाँ सर, वो हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। और हम इसको बोलते हैं हेलाइड क्योंकि ये नेगेटिव फॉर्म में निकलता है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ठीक है, तो लिविंग ग्रुप जितनी अच्छे से निकलेगा उतनी अच्छे से आपकी रिएक्शन होगी, क्योंकि लिविंग ग्रुप निकलेगा तभी कार्बोकेटाइन बनेगा, जब कार्बोकेटाइन बनेगा तभी हाइड्रोजन जाएगा, जब हाइड्रोजन जाएगा तभी डबल बॉन्ड बनेगा। तो लिविंग ग्रुप जितना अच्छा, एलिमिनेशन रिएक्शन उतनी ही अच्छी। क्लियर भाइयों? तो एलिमिनेशन रिएक्शन उतनी ही अच्छी जितना अच्छा आपका लिविंग ग्रुप। नाउ नेक्स्ट इज सॉल्वेंट इफेक्ट। तो E1 रिएक्शन की बात करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ये यूज करते हैं ना हम, पता है ना मैंने,
अभी जब हमने डिफरेंस पढ़ा तो हमने देखा एक तरफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, एक तरफ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। पोलर का मतलब होता है पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, प्रोटिक का मतलब होता है कि ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से हाइड्रोजन अटैच हो। तो यहाँ पर E1 में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है स्टेबल कर देता है कार्बोकेटाइन को और लिविंग ग्रुप को। तो लिविंग ग्रुप को तो निकालना है ना, फिर उसको स्टेबल क्यों कर रहे हैं? अरे निकलने के बाद उसको स्टेबल तो रखना पड़ेगा, निकाल दिया तो बेचारे को स्टेबल तो रखना पड़ेगा। निकालने के बाद की बात हो रही है, ये लिविंग ग्रुप को स्टेबल करता है पर निकालने के बाद। ठीक है, चलिए E2 रिएक्शन में आपको पता ही है कि यहाँ पर पोलर एप्रोटिक चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर। अब ध्यान से सुनना, टेम्परेचर इंक्रीज एंट्रोपी। सर ये क्या बोल रहे हो आप? एंट्रोपी का मतलब क्या होता है सर? एंट्रोपी बहुत पहले पढ़ी थी सर। एंट्रोपी का मतलब होता है रेंडमनेस। हाँ, रेंडमनेस। रेंडमनेस मतलब मान लीजिए मैं इलेक्ट्रॉन हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, सब इस तरह से रैंडम डिस्ट्रीब्यूट है। रैंडम डिस्ट्रीब्यूट है, रैंडमनेस है काफ़ी ज़्यादा। तो हम ये बोल रहे हैं कि टेम्परेचर से एंट्रोपी आती है। ये कैसा बात हुई, मैं बताता हूँ। देखो, जैसे मेरे पास एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड कितना, एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, जब मैं इस रिएक्शन में टेम्परेचर दूंगा तो टेम्परेचर देते ही ये रिएक्शन होगी, जहाँ से लिविंग ग्रुप निकलेगा, है ना, हाइड्रोजन निकलेगा और डबल बॉन्ड बनेगा, मतलब कि एल्कीन बनेगा। तो जो हाइड्रोजन निकलेगा और जो लिविंग ग्रुप निकलेगा वो भी तो आगे जाके कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे, जैसे HCl बना लिया, HX बना लिया। तो आप देख सकते हैं एक एल्काइल हैलाइड से यहाँ पर दो मॉलिक्यूल बन गए, एल्कीन और ये आपका लिविंग ग्रुप हाइड्रोजन के साथ। तो एक मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल बन गए। अब एक मॉलिक्यूल था तो एक मॉलिक्यूल की एंट्रोपी कम थी, पर टेम्परेचर दे दिया और दो मॉलिक्यूल बन गए तो दो मॉलिक्यूल की एंट्रोपी रेंडमनेस ज्यादा होगी। अब एक मॉलिक्यूल है, कितना इधर उधर घूमेगा? दो मॉलिक्यूल है तो बहुत ज्यादा इधर उधर घूमेंगे। ठीक है, तो एंट्रोपी बढ़ जाती है। देखो बहुत सीधी सी बात है, रिएक्शन में हीट तो देनी पड़ेगी, रिएक्शन में टेम्परेचर तो देना पड़ेगा। अब टेम्परेचर देने से क्या हो रहा है, ये रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल बन गए। एक मॉलिक्यूल की एंट्रोपी कम होती है पर दो मॉलिक्यूल की एंट्रोपी ज्यादा होती है। एंट्रोपी ज्यादा मतलब रेंडमनेस ज्यादा। खत्म। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेंडमनेस बढ़ रही है। फिर है स्टेरिक हिंड्रेंस। ग्रेटर सब्सटीट्यूशन इंक्रीज कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी प्रमोटिंग E1। आपको पता ही है जितना अच्छा सब्सटीट्यूशन होगा उतना ज्यादा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होगी। ठीक, फिर मैंने आपको बताया ना कि बेस अगर बल्की होगा तो सेटजेफ की तरह हो, सेटजेफ फॉलो नहीं होगा, फिर हॉफमैन फॉलो होगा। लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन आर द मेजर प्रोडक्ट, ये मैं आपको बता चुका हूँ। फिर स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये भी मैंने आपको बता दिया डिफरेंस में, मतलब कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट वो डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट का आपका अरेंजमेंट कैसा है ना भाइयों। अब आता है ओजोनोलाइसिस। आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? इसी में है, इसी में है, पूरा E1 E2 ही है अभी तक, है ना, चलेगा भी वही लेक्चर के आखिरी तक। नेक्स्ट आपका क्या है? ओजोनोलाइसिस। ओजोनो, ओजोन, O3, बिल्कुल। लाइसिस, ब्रेक डाउन करना, बिल्कुल। यह सिर्फ एक डेमो था जिसके माध्यम से मैं अपना एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखना चाहता था। अगर आपको पूरा लेक्चर देखना है, अगर आपको पूरी यूनिट पढ़नी है, अगर आपको सारे लेक्चर नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने हैं तो जाइए प्ले स्टोर पे डाउनलोड कीजिए डेप्थ बायोलॉजी एप्लीकेशन। डेप्थ बायोलॉजी एप्लीकेशन में रजिस्टर हो जाइए, वहां पर आपको चैट सपोर्ट टीम भी मिलती है। कोई भी डाउट होता है तो 24/7 आपके पास चैट सपोर्ट टीम होती है। एप्लीकेशन पे सारे वीडियो लेक्चर्स हैं सारे सब्जेक्ट के, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री हो, HFP हो, पैथोफिजियोलॉजी हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, सारे सब्जेक्ट के वहाँ पर लेक्चर्स भी अवेलेबल है, नोट्स भी अवेलेबल है। इधर लेक्चर चलेगा साथ में नोट्स भी हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी है और हर टॉपिक के बाद MCQ प्रैक्टिस भी है। तो GPAT की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, सभी की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट रखिए। बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए और जरूर डाउनलोड कीजिए डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन फ्रॉम द प्ले स्टोर। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। और अगर किसी का आईफोन है तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है। फिर भी कोई दिक्कत आती है लॉगिन में तो इंस्टाग्राम पे DM करिए।